हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस आईएएस। आज हम 20 मई 2020 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे और हम ये देखेंगे कि आज के जो समाचार आए हैं, जो एडिटोरियल प्रकाशित हुए हैं, वो हमारी यूपीएससी की परीक्षा के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जीएस पेपर 2 का अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो विषय है और जीएस पेपर 3 का सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा संबंधी जो विषय है उसके संबंध में महत्वपूर्ण है। इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि पाकिस्तान में जिस प्रकार से आतंकवाद का जन्म हुआ, जो कि पाकिस्तान ने खुद के फायदे के लिए किया था, लेकिन बाद में किस तरीके से वो पाकिस्तान के लिए नुकसान बन रहा है और उस आतंकवाद का जो शिकार है वो पाकिस्तान खुद से भी बन रहा है। तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे जो हम विभिन्न प्रकार के आतंकी समूहों की बात करते हैं, जैसे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, तो ये किस प्रकार से जन्मे और किस प्रकार से ये पाकिस्तान के लिए एक प्रकार का अब खतरा बन रहे हैं। तो यह एडिटोरियल क्यों आया है? क्योंकि हाल ही में एक मुठभेड़ हुई थी उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में। वहां पे ये देखा गया कि भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को पकड़ लिया, जिनमें से एक कर्नल सहित 5 सुरक्षाकर्मी जो थे वो मारे गए। और इसके बाद में फिर से पाकिस्तान से निकलने वाले आतंकवादी खतरे जो हैं वो सामने लेकर आया है। ये अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद शुरू क्यों किया गया था, तो अपने पड़ोसियों के साथ में एक प्रकार के युद्ध को लेकर पाकिस्तान में आतंकवाद की शुरुआत हुई थी। इस विरोधाभास का पता कि पाकिस्तान जो है वो युद्ध का शिकार भी है और इसके साथ ही युद्ध को लेकर पाकिस्तान अपराधी भी है, ये पाकिस्तानी राज्य की जो जानबूझकर बनाई गई नीति है उससे पता लगता है। पाकिस्तान के द्वारा ये नीति इसलिए बनाई गई थी कि उसके द्वारा अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में कम तीव्रता के जो युद्ध है वो किए जा सके। तो ये सबसे पहले कब शुरू हुआ था? जब पाकिस्तान ने सबसे पहले अफगानिस्तान के संबंध में इस नीति का संचालन किया था और 1973 में जो जाहिर खान थे उनको अपने चचेरे भाई दाऊद खान द्वारा हटा दिया गया था। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद में 1978 में ये देखा गया कि जब मार्क्सवादी तख्ता पलट हुआ, उसके बाद में इस चीज़ को अमेरिका और सऊदी अरेबिया का सहयोग मिला और उसने इस आतंकवाद को जो कि पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया था उसे बढ़ा दिया। इसके बाद में जब 1989 में जो सोवियत यूनियन है उसका जब विघटन हो गया था, तो उसके खत्म होने के बाद में क्या हुआ कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया के द्वारा जब पाकिस्तान का साथ दिया गया आतंकवाद को लेकर, उसके बाद में जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, लेकिन पाकिस्तान के पास में ऐसे इस्लामिक लड़ाकू सैनिक विद्यमान थे जिन्हें इनके द्वारा प्रशिक्षण और जो सशस्त्र है वो बनाया गया था। तो 1989 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद में ये जो इस्लामिक लड़ाकू थे, पाकिस्तान ने इसे कश्मीर घाटी में उग्रवाद को तीव्र करने के लिए इसका उपयोग करना चाहा। इसके बाद ये देखा गया कि अफगानिस्तान में जो जिहाद बढ़ रहा था, उस जिहाद ने पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी के हिस्से को कट्टरपंथी बना दिया, जिसमें विशेष रूप से जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत है और जो पंजाब प्रांत के पाकिस्तानी हैं वो कट्टरपंथी बन गए इस जिहाद के कारण। और साथ ही ये देखा गया कि न केवल शिया और सुन्नी के बीच में सांप्रदायिक विवाद हुआ, लेकिन विभिन्न प्रकार के जो सुन्नी संप्रदाय है उनके बीच में भी संवर्धित सांप्रदायिक विभाजन देखा गया, जिसमें विशेष रूप से आते हैं जो शुद्धतावादी देवबंदी हैं और अधिक समकालिक और सूफी उन्मुख वैनरविस हैं, उनके बीच में भी विवाद देखा गया। तो ये जो देवबंदी और बेरलविस है, ये दोनों वैचारिक रूप से अलग अलग हैं। ये वैसे तो सुन्नी समुदाय का ही हिस्सा है, लेकिन वैचारिक रूप से ये अलग अलग थे और इनके बीच में जो मतभेद है वो भी पाकिस्तान में देखा गया। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि कई घरेलू आतंकवादी समूह सामने आए, जिन समूहों को पाकिस्तान सेना ने कश्मीर और शेष भारत में इसके उपयोग करने के लिए चुना। लेकिन जल्दी ये स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान ने फ्रैंकस्टीन के राक्षसों को एक समूह बनाया था, जिसमें से कुछ ने अपने निर्माता अर्थात पाकिस्तान के खिलाफ ही, खासतौर पर मुशर्रफ सरकार जो थी पाकिस्तान में उसके खिलाफ गए। और जिसके बाद में ये देखा गया कि इनमें से कुछ समूहों ने अमेरिका के दबाव के बाद में अफगान में जब तालिबान बढ़ रहा था तो तालिबान के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उनका साथ देने का फैसला किया। इसमें अगर हम आतंकी समूहों की बात करें तो सबसे पहले आता है लश्कर ए तैयबा। तो ये जो लश्कर ए तैयबा है, ये सभी आतंकी जो समूह थे उनने इस तरीके का कार्य नहीं किया है जैसा लश्कर ए तैयबा के द्वारा किया गया।
हंदवाड़ा में नवीनतम जो आतंकवादी मुठभेड़ हुई है उसमें ये जो लश्कर ए तायबा समूह है यही शामिल है और ये पाकिस्तान का एक वफादार आतंकवादी संगठन के रूप में उदाहरण है जो कि पाकिस्तानी सीमा के द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करता है। ये जो समूह है ये मुख्य रूप से भारत में पाकिस्तान के बाहर लक्ष्य पर हमले करने का कार्य करता है। जैसा कि 2008 में जो मुंबई हमला हुआ था उसमें सबूत ये स्पष्ट करते हैं कि लश्कर के संचालन को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साथ में समन्वित किया गया है जो कि इसे विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान करने के अलावा खुफिया और रसद समर्थन जो है वो प्रदान करता था। पाकिस्तान के द्वारा ये जो संगठन है इसे आर्थिक सहायता भी दी जाती है और रसद समर्थन जो है वो भी किया जाता है। यही कारण है कि लश्कर और उसके साथ के जो संगठन है उसने सैन्य संरक्षण और अस्थिर समर्थन प्राप्त करना जारी रखा है पाकिस्तान का। इससे क्या हुआ है कि इसके जो नेता है हाफिज सईद उसको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नामित किए जाने के बावजूद भी पाकिस्तान द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। लेकिन उसके साथ में ये भी था कि ये जो हाफिज सईद है उनके सर पर करीब 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा गया था, जिसके बाद में FATF जो है उसके द्वारा पाकिस्तान को आतंकी वित्त पोषण राज्य के रूप में ब्लैकलिस्ट करने की बात की गई थी, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तान अदालत ने आखिरकार फरवरी में हाफिज सईद को आतंकी वित्त पोषण गतिविधियों के लिए 11 साल की सजा सुनाई थी। अगर हम यहीं पे जो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म अर्थात अच्छे और बुरे आतंकवाद की बात की जाती है तो उसकी तरफ देखें तो ये जो अच्छे बुरे का आतंकवाद का पूरा स्पेक्ट्रम है वो तहरीफ तालिबान पाकिस्तान जो है जिसका अफगान तालिबान के साथ में वैचारिक संबंध है उससे प्रारंभ हुआ था। ये जो TTP है और इसके जो सहयोगी है इसने फेडरली प्रशासित जनजातीय क्षेत्र और NWFP के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान सेना के साथ में लड़ाई भी लड़ी है। लश्कर और जैश ए मोहम्मद जो हैं ये दोनों ही भारत पर हमले करते हैं, लेकिन हाल ही में जो जैश ए मोहम्मद है उसको पाकिस्तान के भीतर भी विशेष रूप से जो सूफी तीर्थ स्थल है उनके खिलाफ आतंकी हमले करने के रूप में पहचाना जाता है। तो इस प्रकार से देखा कि ये जो TTP है और ये जैश ए मोहम्मद है जो कि पाकिस्तान में ही शुरू हुए थे लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से जो अग्रणी पाकिस्तान के दर्शक क्रिस्टीन फेयर है उनने अपनी किताब में ये बोला था कि लश्कर और जैश ए मोहम्मद जो है उन दोनों में जो अंतर है वो इस तथ्य में निहित है कि जो लश्कर है वो अधिक व्यवहारिक और कम वैचारिक है, जबकि जो जैश ए मोहम्मद है वो अत्यधिक वैचारिक और सांप्रदायिक है। जैश ए मोहम्मद जो है वो देवबंदी शुद्धतावाद के अतिवादी रूप में अपनी वैचारिक प्रेरणा जो है उसे प्राप्त करता है। यहाँ पे हमने देखा था कि 2 प्रकार के समूह बने थे, इसमें से जो जैश ए मोहम्मद है ये देवबंदी समूह से अपनी प्रेरणा को प्राप्त करता है जो कि इस्लाम के धर्म से परे इनके दर्शन में विश्वास नहीं करते हैं, अर्थात इस्लाम के धर्म के अलावा अगर कोई दर्शन है तो ये उसमें विश्वास नहीं करते हैं और इसलिए ये हमले के वैध जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित करते हैं। वहीं पे अगर इस प्रकार के कोई अलग दर्शन होते हैं तो उसमें केवल शिया या बैरवली के खिलाफ ये नहीं काम करते हैं बल्कि पाकिस्तानी राज्य और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भी ये चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर लश्कर ए तायबा की बात करें तो जो लश्कर ए तायबा है वो अलग अलग धर्मशास्त्री झुकावों के जो मुसलमानों के गैर विश्वासी रूप होते हैं उनको गलत नहीं मानता है। इसके संबंध में ये बोला गया है कि ये अपेक्षाकृत उदार व्याख्या जो है उससे संबंधित इसके तथ्य हैं, अर्थात ये जो इस्लाम की व्याख्या करता है ये उदार है, जबकि जैश ए मोहम्मद जो है वो सिर्फ केवल एक दर्शन को मानता है। लश्कर ए तायबा जो है वो अहले हसीद नामक संप्रदाय से अपनी वैचारिक प्रेरणा प्राप्त करता है जो कि पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी का ये जो है ये एक बहुत छोटा हिस्सा है। तो इस कारण से मुस्लिम आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा होने के कारण ये सांप्रदायिक संघर्षों में संलग्न होने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, इसलिए ये जो है उदार दृष्टिकोण रखते हैं। इसके अलावा जो है ये सूफी उन्मत्त जो बैरलवीस और शुद्धतावादी देवबंदियों सहित विभिन्न मुसलमान संप्रदायों से अपनी सदस्यता जो है वो प्राप्त करता है। तो ये जो दोनों कारक है जिनसे ये अपनी सदस्यता प्राप्त करता है उसके कारण ये संप्रदाय को सांप्रदायिक संबंध में अधिक सहिष्णुता की ओर ले जाता है और इंट्रा इस्लामिक धर्मशास्त्रीय लड़ाइयों से ये बचते हैं, मतलब इस्लाम के अंदर इनकी आपस में धर्म संबंधी लड़ाइयाँ नहीं होती है। इसके प्राथमिक लक्ष्य जो है वो राजनीतिक होते हैं लश्कर ए तायबा के।
और इन सब में ऊपर जो सबसे लक्ष्य है लश्कर ए तैयबा का, वो कश्मीर को भारत से बाहर निकालना है। तो ये पाकिस्तानी सेना के जो उद्देश्य हैं उसके साथ में सही रूप से जुड़ता है और पाकिस्तानी सेना का साथ देता है। तो इसलिए पाकिस्तानी सेना का जो सबसे पसंदीदा संगठन है आतंकी, वो लश्कर ए तैयबा हो जाता है। यहाँ पे जो हमने पूरा देखा विभिन्न संगठनों को लेकर कि पाकिस्तान के साथ द्वारा जो संगठन स्थापित किए गए, उसमें से कुछ संगठन जो अपनी सांप्रदायिक लड़ाई को लेकर पाकिस्तान के ही खिलाफ कार्य कर रहे हैं, तो इनसे ये स्पष्ट होता है कि कई आतंकवादी समूहों को जानबूझकर पाकिस्तानी राज्य द्वारा उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया था। लेकिन विभिन्न आतंकवादी संगठनों को नियंत्रित करने की जो उसकी क्षमता है वो असमान है, और उनमें से कुछ के द्वारा ये देखा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ ही ये समूह हो गए। और ये इस तथ्य को स्थापित करता है कि राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आतंकी संगठनों का उपयोग करना बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है, और जिसके प्रहार की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, और राज्य की स्थिरता के लिए भी एक ये नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार हमने पाकिस्तान द्वारा बनाए गए विभिन्न आतंकी संगठनों के बारे में देखा, और ये देखा कि वो किस प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ जाने का कार्य भी कर रहे हैं। इससे संबंधित हम मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न देखते हैं कि पाकिस्तान ने अपने भू राजनीतिक हितों की सेवा के लिए कई प्रकार के आतंकी समूहों को प्रायोजित किया है, लेकिन पाकिस्तान के इस दृष्टिकोण ने इस आतंक का अपराधी और साथ ही शिकार बना दिया है। चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है। इसके बाद में पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है, फ्लॉड स्टिमुलस इज जस्टिस डिनाइड। तो ये सरकार के द्वारा जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है उसके संबंध में है। इसमें यह बताया गया है कि जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है उसमें विभिन्न प्रकार के जो वर्ग हैं वो पीछे छूट गए हैं। ये जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है, और इसी से संबंधित एक न्यूज़ पेज नंबर 15 पर भी प्रकाशित हुई है। तो कोविड-19 महामारी और लंबे समय तक जो राष्ट्रीय लॉकडाउन चला, उसके कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा रूप से प्रभावित हुई। लेकिन इस संकट से निपटने के संबंध में ये देखा गया कि केंद्र के द्वारा जो कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म है उसके द्वारा लाभ उसका नहीं उठाया गया, और राज्य जो है वो अभूतपूर्व अस्तित्व की चुनौतियों का सामना कर रहा है और संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन केंद्र को अभी के समय जब राज्य को तत्काल आवश्यकता है वित्त की, ताकि वो जो सामने आने वाली चुनौतियां हैं उससे लड़ सके, लेकिन वो तत्काल आवश्यकता जो है वो केंद्र के द्वारा पूरी नहीं की गई। अधिकांश जो राज्य हैं उनने पहले से ही केंद्र से अपर्याप्त राजकोषीय समर्थन पर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया था। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि भारत के पास जो पैसा है वो कहाँ गया, और प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति अर्थात पीएम केयर जो फंड चालू किया गया था उसमें जो पैसा आया है उसका किस प्रकार से राहत के लिए उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में ये बोला गया कि ये जो पैकेज लाया गया था ये पैकेज काफ़ी मामूली है। ये देखा गया कि मार्च के अंत में जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तो उस समय केंद्र ने 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें से ये देखा गया कि वास्तव में केवल 1.2 लाख करोड़ जो था वो मौजूदा हकदारी थी, मतलब वास्तव में जो दिया गया था वो इतना ही दिया गया था। कोविड-19 के संकट की गंभीरता को देखते हुए ये काफ़ी कम था, और लगभग 1.5 महीने के बाद में अब जब प्रधानमंत्री के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई तो उसमें ये सोचा गया था कि ये प्रवासी श्रमिकों के लिए या फिर जो एमएसएमई हैं उनकी संरचना में परिवर्तन के लिए कुछ विशेष उल्लेख करेंगे, लेकिन उसके बिना ही राष्ट्रपति के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर दी गई। लेकिन जब इस पैकेज के बारे में देखा गया तो जो विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं उनके द्वारा ये मांग की गई थी कि उन्हें जीडीपी के लगभग 7 से 8% के जो अनुमान है उतना पैकेज दिया जाना चाहिए, जो कि होता है 2.8 ट्रिलियन डॉलर तक का। जो इतना पैकेज उद्योग जगत के द्वारा मांगा गया ये असामान्य नहीं है, क्योंकि कई अन्य देशों द्वारा भी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए इस प्रकार का जो पैकेज है वो दिया गया है। लेकिन जब सरकार ने इस पर चुप्पी साधे रखी तो इस उद्योग जगत ने इस पैकेज की मांग को कम कर लगभग 3% तक जो है वो कर दिया। तो जीडीपी का जो लगभग 10% के आकार का पैकेज सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया था उसमें ये देखा गया कि धन के स्रोत को लेकर कि ये जो पैकेज अनाउंस किया गया है इसके लिए स्रोत कहाँ से आएगा और इसके लिए जो निगरानी सुविधा होगी वो क्या होगी, उसको लेकर कोई घोषणा जो है वो नहीं की गई। इस पैकेज में प्रवासी मजदूरों, किसान, दिहाड़ी मजदूर जो हैं और गरीबी में जो लोग हैं अभी
उनके लिए कुछ भी नहीं था और एमएसएमई पर जो घोषणाएं की गई वो भी कोई बड़ी रियायत नहीं देती है, क्योंकि एमएसएमई के संबंध में ये देखा गया कि सॉफ्ट लोन को लेकर, पीएफ को लेकर या फिर टैक्स को लेकर कुछ जो प्रावधान है वो नहीं लाए गए। एमएसएमई की जो अवसंरचना में परिवर्तन किया गया वो मांग काफी लंबे समय से चल रही थी, तो ये कोई बड़ा सुधार नहीं कहा जा सकता है। और इसके अलावा राज्यों के लिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण वो तत्काल उद्देश्य की पूर्ति कर पाए। चूंकि अभी के समय में ये जो एमएसएमई है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, औद्योगिक श्रमिकों के जो मुख्य नियोक्ता है उसके रूप में कार्य करती है ये एमएसएमई, और ये जो है अभी काफ़ी गंभीर स्थिति में है। एमएसएमई के लिए ये देखा जाता है कि ग्रामीण भारत के जो प्रवासी हैं वो ज़्यादातर एमएसएमई में ही कार्य करते हैं, लेकिन अभी अफसोस की बात ये है कि आर्थिक पुनरुद्धार की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है और उद्योगों की जो काफ़ी मांग है वो प्रभावित हो रही है। जो पैकेज घोषित किया गया है वो एक तो बहुत देर से किया गया है और काफ़ी ही त्रुटिपूर्ण बोला जा रहा है उसे। आदर्श रूप में ये जो पैकेज है ये अपर्याप्त पैकेज के रूप में माना जा रहा है और सरकार को अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने के लिए इस समय की मांग थी कि उन्हें सुविचारित राहत पैकेज के रूप में उन्हें तैयार करना था। इस एडिटोरियल के अंतर्गत ये बोला गया है कि सरकार के द्वारा जो राहत पैकेज की घोषणा की गई है वो सुविचारित होना चाहिए था। विभिन्न संसद विपक्षी दल जो हैं और जो उद्योग के प्रतिनिधि हैं उनको साथ में परामर्श लेकर किया जाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। कोविड-19 के खिलाफ युद्ध में जो सबसे आगे राज्य रहे हैं जिनके द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया, उनको भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने में मदद करने के लिए औद्योगिक स्थानों से प्रवासी मजदूरों की जो आमदनी है उसको समर्थित करने के लिए कोई आवश्यक धन है वो नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर मध्यम वर्ग की बात करें जो कि भारत में काफ़ी बड़ी संख्या में है, वो भी काफ़ी पीड़ित हैं, लेकिन उनके संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई। संगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं उनको भारी मात्रा में वेतन कटौती, नौकरी की हानि, आय में गिरावट और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही किसानों को अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना जो है वो मुश्किल हो गया है और अधिकांश किसान जो है वो कर्ज में है और कई प्रकार की बाधाओं का सामना कर रहे हैं। तो इस प्रकार सभी को लेके देखा गया कि ये जो पैकेज है इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। एडिटोरियल के अंतर्गत ये बोला गया है कि ये अपेक्षा की गई थी कि सरकार केंद्रीय विस्ता परियोजना और बुलेट ट्रेन जैसी जो परियोजनाएं होती है, इन परियोजनाओं में जो व्यर्थ व्यय होता है उसे प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसकी बजाय जो आरबीआई है अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक और कर्मचारी राज्य बीमा आयोग है, उनके पास जो उपलब्ध संसाधन है उनका प्रबंधन किया जाएगा। गरीबों की मदद के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन किया जाएगा। केंद्रीय बैंक को वित्तीय क्षेत्र के स्वास्थ्य को बहाल करने का कार्य अभी करना चाहिए और साथ ही आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और सी रंगराजन ने जो सुझाव दिए थे उन पर विचार करने के साथ ही वित्तीय और मुद्रास्फीति संबंधी जो चिंताएं हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस संबंध में ये बोला गया कि ये जो पैकेज की घोषणा की गई थी, एक तो ये पैकेज विलंबित है अर्थात देर से आया है और उसके अलावा इस पैकेज को त्रुटिपूर्ण बोला जा रहा है। इसके बाद में हम अगली न्यूज़ देखते हैं जो कि पेज नंबर 14 पर प्रकाशित हुई है। ये हमारे जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें भारत और चीन के बीच में जो विवाद देखा जा रहा है बॉर्डर पर, उसके बारे में बताया गया है। भारत द्वारा जो एलएसी है उस पर गश्त करने की एक बड़ी क्षमता जो है वो सीमा पार से नए तनाव पैदा कर रही है। ये देखा जा रहा है कि भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अर्थात आधारभूत संरचना है एलएसी के पास में वो बेहतर हुई है, जो कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा को लेकर विवाद है उसे बढ़ा रही है। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत और चीन के जो सैनिक है वो हाल के हफ्तों में भारत और चीन के बीच की जो अपरिभाषित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब है कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है यहाँ, ये वास्तव में परिभाषित नहीं है, इसकी जो फिक्स जो रेखा है वो नहीं है। तो भारत और चीन के जो सैनिक है वो हफ्तों से यहाँ पे जो घटनाएं हो रही है उसमें 4 घटनाएं देखी गई जिसके में वो शामिल हुए। अलग अलग दोनों जो पक्ष हैं उसके सैनिक युद्ध में शामिल थे, जिसके कारण पूर्वी लद्दाख की जो पैंगोंग लेक है, यहाँ पे जो पैंगोंग लेक है वहाँ पे देखा गया कि 5 मई को, और इसके अलावा उत्तरी सिक्किम की नाथुला है वहाँ पर 9 मई को आपसी मुठभेड़ की जो घटनाएं हैं वो देखी गई। भारत
सीमा के साथ में अपने जो बुनियादी ढांचे हैं उनको उन्नत कर रहा है, जिससे क्या है कि उनके जो सैनिक है वो उस क्षेत्र में और अधिक गहराई और आवृत्ति के साथ में गश्त करने की अनुमति दे रहा है। पहले क्या था कि ये जो अपरिभाषित सीमा है, इसमें चीन के पास में जो तकनीक थी वो ज़्यादा थी और भारत के पास में तकनीक जो थी वो कम थी, जिसके कारण वहाँ पे जो उपस्थिति है वो चीनी सेना की ज़्यादा थी और भारतीय सेना की कम थी। लेकिन अब जब भारत ने वहाँ पर बुनियादी ढांचे में तकनीकी बढ़ोतरी की है तो भारत की जो वहाँ पे उपस्थिति है वो दर्ज की जा रही है, जिससे भारत और चीन के बीच में तनाव की स्थिति देखी जा रही है। दिसंबर 2022 तक अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे जो भारत की सीमा चीन के साथ में फैली हुई है उसके साथ में सभी 61 रणनीतिक सड़कें जो है वो पूरी हो जाएगी, जिसके बाद में ये देखा जा सकता है कि ये जो समस्या चीन के साथ में है ये जारी रहेगी। ये जो घटनाएं हैं इसके संबंध में बोला गया कि भारत और चीन के बीच में ये जो सीमा पर विभिन्न घटनाएं देखी जा रही है, ये भारत और चीन के बीच के जो विभिन्न भू राजनीतिक कारक हैं, जैसे कि भारत के द्वारा चीन में से जो एफडीआई आती है उस पर लगाम लगा दिया गया, और उसके अलावा कोविड को लेकर जो चीन पर विभिन्न प्रकार के आरोप लग रहे हैं उनसे संबंधित नहीं है, बल्कि जो ऑन ग्राउंड गतिरोध है अर्थात सीमा पर सेना का जो गतिरोध देखा जा रहा है उसके कारण ये जो तनाव है वो देखने को मिल रहा है। इसके संबंध में हमने पहले भी न्यूज़ देखी थी जिसमें हमने ये देखा था कि जो पैंगोंग लेक है वो क्या है और किस प्रकार से भारत और चीन जो है दोनों के द्वारा वहां पर गश्त की जाती है। इसके बाद में हमारी अगली न्यूज़ पेज नंबर 8 पर प्रकाशित हुई है, जो कि जीएस पेपर 3 के सुरक्षा संबंधी विषय के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें यह बताया है कि जो यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम जो है उसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कोविड महामारी जो चल रही है उसके चलते भले से अभी ये हो सकता है कि ये जो इलीगल ड्रग्स हैं उसे बरामद कम किया जाए, लेकिन पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है उसमें आपूर्ति के जो मामले हैं उसमें कोई भी वास्तविक बदलाव नहीं आएगा और वहाँ से जो आपूर्ति है वो लगातार चलती रहेगी। तो अगर हम ड्रग्स के संबंध में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो ये जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया है उसका ये जो स्थान है इसे कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। ये मुख्य रूप से ड्रग्स के उत्पादन के रूप में इसे बताया जाता है। बोला जाता है कि यहाँ पर अफीम का उत्पादन होता है और इसके अलावा ये जो गोल्डन क्रिसेंट का क्षेत्र है जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है, इसे अफीम के मुख्य व्यापारी के रूप में देखा जाता है। तो उत्पादन से व्यापारी तक पहुंचने के लिए जो रूट है उसमें भारत जो है वो आता है। तो भारत में ये देखा जाता है कि भारत अवैध रूप से अत्यधिक अफीम, विशेष रूप से हेरोइन के लिए एक पारगमन देश का कार्य करता है, जिसके माध्यम से अवैध दवाएं जो है उनका कारोबार किया जाता है। तस्करों के द्वारा दक्षिण एशिया के रास्ते तस्करी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने वाला जो मार्ग है इसे दक्षिण मार्ग के रूप में जाना जाता है और इसका एक जो वैकल्पिक हिस्सा है वो भारत में है। इसका प्रयोग पाकिस्तान या इस्लामी गणतंत्र ईरान जैसे जो खाड़ी देश हैं उनके माध्यम से पूर्वी अफ्रीका और गंतव्य देशों तक तस्करी के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो भारत है वो एक प्रकार से रूट का कार्य करता है और रिपोर्ट में ये बोला गया कि यहाँ से जो आपूर्ति होती है ड्रग्स की वो कम नहीं होगी। वहीं पे अगर हम यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स और क्राइम की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक कार्यालय है जिसकी स्थापना 1997 में यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल जो प्रोग्राम है और संयुक्त राज्य के अपराध निवारण और आपराधिक न्याय विवादन के संयोजन के द्वारा की गई थी। उस समय इसकी स्थापना दवा नियंत्रण और अपराध निवारण कार्यालय के रूप में की गई थी। इसके बाद वर्ष 2002 में इसका जो नाम है वो बदलकर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम रखा गया था। इसका जो मुख्यालय है वो वियना, ऑस्ट्रिया में है और वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है वो इस कार्यालय की एक मुख्य रिपोर्ट है। इसके बाद में हमारी अगली न्यूज़ है जो कि पेज नंबर 10 पर प्रकाशित हुई है। ये जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस पेपर 3 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें यह बताया है कि भारत और अमेरिका ने कोविड-19 से संबंधित जो वैक्सीन का अनुसंधान और परीक्षण है उसमें एक साथ कार्य करने की योजना बनाई है।
यूएस स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस संबंध में ये कहा है कि कई अन्य तरीकों को सूचीबद्ध करते हुए ये जो दोनों देश हैं ये एक साथ कार्य कर रहे हैं। अमेरिका और भारतीय विज्ञान संक्रामक रोगों की एक श्रृंखला के खिलाफ सुरक्षित और लागत प्रभावी टीकों के विकास और परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण शोध का उपयोग कर रहे हैं, जो कि भारत और अमेरिका और दुनिया भर के असंख्य लोगों के जीवन को बचा सकता है। वर्तमान महामारी के संबंध में वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के तहत जो साझेदारी की गई है यूएस और भारत के बीच में, ये कोविड-19 के लिए वैक्सीन उम्मीदवारों के निदान और परीक्षण में सहयोग करने की योजना बना रहा है। ये जो वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम है, जिसे इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम भी कहा जाता है, इसमें अमेरिका की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान और भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये शामिल है, और इनके साथ ही और कुछ उम्मीदवार भी शामिल है। ये जो वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम है ये 33 वर्ष से कार्य कर रहा है, जिसमें भारत और यूएस साथ में कार्य कर रहे हैं, और अब ये इस प्रोग्राम के अंतर्गत कोरोना वायरस से संबंधित वैक्सीन का अनुसंधान और परीक्षण करने की योजना बना रहे हैं। अगर इसकी फंडिंग की बात की जाए तो यूएस एड जो एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हमने कल बात की थी, इसके द्वारा भारत की मदद करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके बाद में हमारी जो अगली न्यूज़ है ये पेज नंबर 11 पर प्रकाशित हुई है, जो कि जीएस पेपर 1 के भूगोल विषय और जीएस पेपर 3 के आपदा प्रबंधन संबंधी विषय के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने कल भी जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में चक्रवात आने वाला है, चक्रवात एम्फिन, उसके बारे में चर्चा की थी। तो उसी के संबंध में इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि ये जो सुपर साइक्लोन बोला जा रहा है एम्फिन को, जो कि पश्चिम बंगाल की ओर आ रहा है, ये बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में 1999 में एक सुपर साइक्लोन आया था, जिसने उड़ीसा के पारादीप में तबाही मचाई थी। उसके बाद में अब इस एम्फान को सुपर साइक्लोन बोला जा रहा है। अगर चक्रवात के बारे में हम बात करें तो चक्रवात मुख्य रूप से निम्न दाब का क्षेत्र होता है, अतः ये देखा जाता है कि चारों ओर से केंद्र की तरफ चक्रवात में हवाएं चलती है, और इसे सरल रूप में इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जब किसी एक स्थान पर हवा का जो दाब होता है वो निम्न बन जाता है, तो उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर उच्च दाब होता है वहाँ से निम्न दाब की ओर हवाएं तेजी से चलती है, और ये गोलाकार रूप में चलती है और वहां से दौड़ती है। इसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात जो है वो गर्म महासागर की सतहों से उत्पन्न गर्मी और जो नमी है उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। तो अभी ये देखा गया है कि इस साल जो बे ऑफ बंगाल है अर्थात बंगाल की खाड़ी है, उसमें जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा देखी गई, क्योंकि शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि जीवाश्म ईंधन का जो उत्सर्जन होता है उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, जिससे ये जो महासागर है इनके तापमान में वृद्धि हुई है। ये देखा गया कि इस तापमान में वृद्धि में जो ये बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे मुख्य रूप से वृद्धि देखी गई, और मई के पहले 2 हफ्तों में यहाँ पे अधिकतम तापमान जो है वो 22 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया, जो कि एक रिकॉर्ड अधिकतम तापमान है, जो कि अभी तक कभी पहले नहीं देखा गया था। तो इस प्रकार से ये जो अत्यधिक तापमान यहाँ देखा जा रहा है, इसके कारण ये जो साइक्लोन है ये सुपर साइक्लोन में परिवर्तित हो रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। इसकी तुलना की गई है कुछ समय पहले जो उड़ीसा में साइक्लोन फौनी आया था। साइक्लोन जो फौनी आया था उसे श्रेणी 4 में रखा गया था, और अभी इस साइक्लोन के संबंध में एम्फान के संबंध में ये देखा जा रहा है कि इसे पहले श्रेणी 1 में रखा गया था, और अब इसे श्रेणी 1 से 5 में भेज दिया गया केवल 18 घंटों के अंतराल में। तो इस प्रकार से ये जो चक्रवात है ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, और इसमें जो बे ऑफ बंगाल का अत्यधिक तापमान है वो इसे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इसके बाद में हमारी जो अगली न्यूज़ है वो पेज नंबर 14 पर प्रकाशित हुई है, जो कि जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महत्वपूर्ण है। कल हमने इससे संबंधित न्यूज़ देखी थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने बात की थी कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर वहां पर मसौदा पेश किया गया था। तो उसी संबंध में ये न्यूज़ आई है, और इसमें ये बताया है कि जो विश्व स्वास्थ्य सभा ने कोविड-19 महामारी पर चर्चा की और उस संबंध में मुलाकात की, वहां पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है उनके द्वारा ये बोला गया WHO को कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 30 दिन के अंतर प्रमुख पर्याप्त सुधार नहीं किए जाते हैं तो
यूएस के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो फंडिंग दी जाती है उसमें कटौती की जाएगी और उसे बिल्कुल हटाने पर भी विचार किया जाएगा। इससे संबंधित जो पूरी न्यूज़ थी ये हमने कल देखी थी। अभी से यहाँ पे सिर्फ इतना है कि ट्रंप ने जो है चेतावनी दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। इसके बाद में हम प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ट्रोजन हॉर्स एक कंप्यूटर मैलवेयर है जो कि अपने वास्तविक इरादे के उपयोगकर्ता को भ्रमित करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये आमतौर पर सोशल इंजीनियरिंग के कुछ रूप में फैलता है, जैसे कि उपभोक्ता को जहां पर संदेह नहीं दिखाई देता है तो इस प्रकार के ईमेल अनुलग्न को निष्पादित करके इसके द्वारा धोखा दिया जा सकता है। मतलब हमारे पास जो कई प्रकार के ईमेल आते हैं जिसमें कुछ अटैचमेंट्स होते हैं तो उससे जो है उपभोक्ता को इससे धोखा दिया जा सकता है ट्रोजन हॉर्स के द्वारा। ये सही है। तीसरा प्रश्न है कंप्यूटर वायरस के विपरीत ट्रोजन आमतौर पर खुद को अन्य फाइलों में या फिर अन्यथा खुद को प्रसारित करने का प्रयास नहीं करते हैं, अर्थात ये खुद से दूसरी फाइलों में नहीं जाते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में एक और प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रश्न देखते हैं कि कौन सा संगठन इंटरपोल के साथ में पत्राचार और संपर्क के लिए भारत की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो या फिर अनुसंधान और विश्लेषण विंग। तो इसका सही उत्तर होगा सी, केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो दो प्रश्न हैं वो इसलिए पूछे गए थे क्योंकि पेज नंबर 8 पर एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है जो कि जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। इसमें ये बताया गया है कि सीबीआई के द्वारा बोला जा रहा है कि सर्बेरिस ट्रेजन जो है वो मैलवेयर जो होते हैं उनको स्मार्टफोन से वित्तीय डाटा चुरा रहा है। इसमें यह बताया गया है कि सैबर्स मैलवेयर जो है वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड का विवरण चुराता है और दूरस्थ सर्वर तक उसको स्थानांतरित करता है। और अभी के समय में ये देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस के चलते कोरोना वायरस से संबंधित निर्देशों के रूप में ये इस प्रकार के ईमेल या अन्य प्रकार की गतिविधियां की जा रही है हैकर्स के द्वारा, ताकि जो वित्तीय डाटा है उसे चुराया जा सके। इसके बाद में हमारी जो अगला एक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑलिव रिडली कछुए को IUCN रेड लिस्ट में कमजोर अर्थात वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। वे केवल हिंद महासागर के गर्म और उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये केवल हिंद महासागर में नहीं पाए जाते हैं बल्कि प्रशांत महासागर, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये आपसे इसलिए प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पूछा गया था क्योंकि पेज नंबर 16 पर ऑलिव रिडली टर्टल्स के संबंध में न्यूज़ प्रकाशित हुई है जो कि जीएस पेपर 3 के पर्यावरण और पारिस्थितिकी विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम एक और प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष जो है वो किससे संबंधित है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित, देश भर में स्मार्ट शहरों का निर्माण करने से संबंधित, बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों के लिए भारत की खोज से संबंधित है या फिर एक नई शैक्षिक नीति है। तो इसका सही आंसर होगा ए। एक और प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देखेंगे हम जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स के संबंध में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का संबंध में कौन सा कथन सही है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 के तहत स्थापित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि ट्रिब्यूनल नागरिक संहिता के तहत रखी गई प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। जो नागरिक संहिता है अर्थात जो सिविल कोड है उससे बाध्य नहीं है ये। तीसरा स्टेटमेंट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों से संबंधित और टाइगर रिजर्व से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको सुनने के लिए सशक्त नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इससे संबंधित जो मुद्दे होते हैं वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सुने जाते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज डिस्कशन।